मोदी भक्तों, गौ रक्षकों, ऐ गौ रक्षकों, बोलो मोदी को मीट एक्सपोर्ट्स को रोक दो। हिजाब के नाम पर हमारे बच्चियों को कॉलेज जाने से रोक दिया गया, क्या तुम भूल गए? बीफ के नाम पर मारा गया, क्या तुम भूल गए? टोपी के नाम पे मारा गया, क्या तुम भूल गए? मुल्क बड़े ही नाजुक दौर से गुजर रहा है। कभी भी मुल्क इतने नाजुक हालात से नहीं गुजरा। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू मियां भाई न्यूज। पिछले कुछ सालों में मुल्क के माहौल में बहुत ज्यादा तब्दीली देखने को मिली है। AIMIM के सीनियर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जब से नरेंद्र मोदी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तब से खासतौर पर मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ जुल्म और नाइंसाफी के वाकयात बढ़ते चले गए हैं। इनका कहना है कि ये जो चीजें आम होती जा रही है, इन्हें नजरअंदाज करना खुद अपने मुस्तकबिल को अंधेरे में ढकेलना है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि क्या लोग भूल गए हैं लव जिहाद जैसा नाम देकर बेकसूर लोगों को मारा गया? क्या लोगों को मॉब लिंचिंग के वाकयात याद नहीं, जहां सिर्फ नाम, पहचान या मजहब के बुनियाद पर इंसानियत को कुचल दिया गया? इन्होंने कहा कि क्या यह भूल जाना चाहिए कि बुर्का और हिजाब के नाम पर लड़कियों की तालीम रोकी गई, इन्हें स्कूल और कॉलेज जाने से रोका गया। इन्होंने कहा कि सिर्फ मुस्लिम होने की वजह से लोगों को जान से मार दिया गया। ट्रेन के अंदर एक आदमी को सिर्फ इसलिए गोली मार दी गई क्योंकि उसकी दाढ़ी थी। मस्जिदें गिराई गई, हिजाब खींचे गए और ये सब खुले आम हुआ, लेकिन फिर भी लोग खामोश रहे। ओवैसी ने कहा कि अगर ये सब देख कर भी आंखें बंद रखी जा रही है तो फिर ये खामोशी खुद एक गुनाह बन जाती है। इन्होंने मुस्लिम समाज से अपील की है कि ये वक्त अलग अलग रहने का नहीं, ये वक्त एकजुट होने का है, क्योंकि जो ताकतें सामने खड़ी है वो पूरी तैयारी के साथ आ रही है। अगर आज भी समझ नहीं आया तो कल सिर्फ पछतावा रह जाएगा। जुल्म एक के बाद एक हो रहा है, घरों पर बुलडोजर चल रहे हैं और जिन पर जुल्म हो रहा है वही लोग चुप बैठे हुए हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी ने बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार पर भी तनकीद की और कहा कि मुस्लिम औरत के हिजाब पर सवाल उठाना भी नाइंसाफी है। उन्होंने कहा कि अगर घर तोड़ देना जुल्म नहीं है, क्या बिना सुनवाई के सजा देना जुल्म नहीं है? ये सब हो रहा है और फिर भी कहा जाता है कि सब ठीक है। इन्होंने हुकूमतों पर भी सवाल उठाया कि सरकारी योजनाओं में मुस्लिम कम्युनिटी को हमेशा पीछे रखा गया। इनका कहना था कि तालीम के मामले में मुस्लिम सबसे नीचे है। डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, लॉयर या साइंटिस्ट, हर फील्ड में मुस्लिम पिछड़े हुए हैं। क्या ये नाइंसाफी नहीं है? हर सरकार ने सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया, लेकिन ना तालीम दी ना रोजगार दिया। आज हाल ये है कि एक छोटी सी क्लर्क की नौकरी भी मुस्लिम जवानों को नसीब नहीं होती। अगर हक दिया गया होता, अगर हिस्सा मिलता, तो इनकी पार्टी को मुल्क के कोने कोने में जाकर आवाज़ उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मुस्लिम कम्युनिटी को जानबूझ के अंधेरे में रखा गया ताकि सिर्फ इलेक्शन के वक्त याद किया जाए। इन्होंने बीजेपी और शिवसेना पर तनकीद करते हुए कहा कि एक तरफ लोकसभा की सीट हार दी गई और अब औरंगाबाद के मेयर के पोजीशन भी छोड़ा जा रहा है। इन्होंने आवाम से सवाल किया कि क्या आप अपने भाई को मेयर बनते हुए देखना चाहते हैं या फिर ऐसा मेयर चाहिए जो शहर का नाम बदलने का काम करे? अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बीफ बैन के नाम पे लोगों को मारा जा रहा है और ये इसकी सख्त निंदा करते हैं। साथ ही इन्होंने ये भी कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर होने वाला जुल्म भी वो इतना ही सख्ती से कंडेम करते हैं। इनका कहना था कि जुल्म चाहे कहीं भी हो, किसी पर भी हो, इसके खिलाफ आवाज़ उठाना ज़रूरी है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने इकनॉमी पर बात करते हुए कहा कि मनमोहन सिंह के दौर में जब डॉलर 70 के पार गया था तब बड़ी तनकीद हुई थी, लेकिन आज डॉलर 90 के करीब पहुंच चुका है और कोई सवाल नहीं करता। रुपया की गिरती हुई कीमत की वजह से बाहर से इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहे, लेकिन इस पर भी खामोशी छाई हुई है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने याद दिलाया कि 15 लाख रुपये देने का वादा किया गया था, लेकिन आज तक किसी ने अकाउंट में वो पैसे नहीं देखे। इन्होंने कहा कि ये सब झूठे वादे और धोखे के सिवा कुछ नहीं। करप्शन खत्म करने का वादा किया गया था, लेकिन पेट्रोल तक को नहीं छोड़ा गया। उसमें एथेनॉल मिलाया जा रहा है और गडकरी जैसे लोग भी जानते हैं कि उसमें कितना पानी मिलाया जा रहा है। आखिर में अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि यह सिर्फ सियासत नहीं बल्कि हक और इंसाफ की लड़ाई है। अगर आज आवाज़ नहीं उठाई गई, अगर आज एकजुट नहीं हुआ गया तो कल सिर्फ अफसोस रह जाएगा। ये वक्त जागने का है, समझने का है और जुल्म के खिलाफ खड़े होने का है। इंटरनेट पे जाओ, सबसे ज्यादा बीफ एक्सपोर्ट कहां हो रहा है? हिंदुस्तान से जा रहा है। सारी दुनिया हिंदुस्तान का बीफ खा रही है, लेकिन हिंदुस्तानी बीफ नहीं खा सकता। बीफ है बोल के मारेंगे, बीफ है बोल के पीटेंगे, बीफ है बोल के लिंचिंग करेंगे, बीफ है बोल के लॉन्च देंगे, लेकिन सबसे ज्यादा बीफ हिंदुस्तान से बाहर जा रहा है। क्या है? खुदारा, खुदारा, आप समझो इस बात को।
मोदी भक्तों, गौ रक्षकों, ऐ गौ रक्षकों, बोलो मोदी को मीट एक्सपोर्ट्स को रोक दो। वो नहीं बोलेंगे, वो नहीं बोलेंगे। मुसलमान जा रहा, बकरे का गोश्त है तो बोलेंगे नहीं बीफ है कह के मारेंगे। इसके अलावा हैदराबाद में टास्क फोर्स ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए बैन चाइनीज मांझे के खिलाफ सख्त एक्शन लिया है। हैदराबाद पुलिस ने वेस्ट जोन टास्क फोर्स के काला पत्थर के इलाके में एक पतंग के ताजिर को गिरफ्तार किया है, जो गैर कानूनी तरीके से नायलॉन से लपटी हुई चाइनीज मांझा फरोख्त कर रहा था। यह कार्रवाई पतंगबाजी के मौसम से पहले की गई और ताकि किसी भी किस्म का नुकसान से बचा जा सके। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार शख्स के कब्जे से चाइनीज मांझे के 345 गिट्ठे बरामद हुए हैं, जिनकी कीमत करीब 6,90,000 बताई जा रही है। तहकीकात में ये बात सामने है कि यह बैन मांझा हरियाणा से गैर कानूनी तरीके से मंगवाई गई थी और हैदराबाद में फरोख्त के लिए लाई गई थी। पुलिस ने बताया कि पतंगबाजी के दौरान ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए ऐसे खतरनाक और कानून के खिलाफ सामान का इस्तेमाल किया जा रहा है। पुलिस ऑफिसर ने फिर से आवाम को याद दिलाया कि चाइनीज मांझा पर तेलंगाना में साल 2016 से मुकम्मल पाबंदी है। इस पाबंदी की वजह यह है कि यह मांझा निहायत खतरनाक होता है। नायलॉन से लपटी हुई ये धारदार डोर इंसानी ज़िंदगी के लिए बहुत बड़ा खतरा है, खासकर पैदल चलने वालों और 2 पहिए सवारी करने वालों के लिए। हर साल इस मांझे की वजह से कई लोग शदीद जख्मी होते हैं और कई कीमती जानें भी ज़ाया हो जाती है। सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि परिंदे और जानवर भी इस तेज़ मांझे की लपेट में आकर अपनी जान गंवा बैठते हैं। इसके अलावा पहाड़ी शरीफ दरगाह से मुताल्लिक एक खबर आई है, जहां तकरीबन 6 साल बाद एक अहम और इंतहाई ज़रूरी प्रोजेक्ट पर काम दोबारा शुरू हो गया है। दरगाह हज़रत बाबा शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह जो पहाड़ी शरीफ में वाक़ है, यहाँ बनने वाली रैंप का काम बिल आखिर फिर से शुरू होना हज़ारों ज़ायरीन के लिए इत्मीनान और खुशी का सबब बन गया है। ये प्रोजेक्ट असल में साल 2020 में मंजूर किया गया था और इस पर तकरीबन 9.6 करोड़ रुपये खर्च होने का अंदाज़ा लगाया गया था। इसका बुनियादी मकसद ये था कि बुजुर्ग, कमज़ोर और मुख्तलिफ माजूरी रखने वाले ज़ायरीन को दरगाह तक पहुँचने में आसानी फराहम की जा सके। फ़िलहाल हालत यह है कि दरगाह तक पहुंचने के लिए ज़ायरीन को पहाड़ पर चढ़ना पड़ता है और तकरीबन 307 सीढ़ियां तय करनी होती है, जो ख़ास तौर पर बुजुर्ग अफराद और मरीज़ लोगों के लिए बहुत मुश्किल और थका देने वाला अमल है। मंसूबे के मुताबिक तकरीबन 950 फुट लंबी एक मोटरेबल रैंप तैयार की जा रही है। इस रैंप का मुकम्मल होने के बाद गाड़ियां सीधा दरगाह तक जा सकेंगी, जिससे ज़ायरीन को पैदल चलने से निजात मिलेगी और इन्हें सख्त मशक्क़त का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये नया इंतज़ाम ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा जो चलने फिरने में मुश्किल महसूस करते हैं। ज़िम्मेदार अफसरान के मुताबिक इस प्रोजेक्ट में इतनी ज़्यादा देर होने की बुनियादी वजह फ़ंड का बर वक्त जारी न होना था। बार बार पैसों के आदम फरहमी की वजह से काम रुकता रहा, जिसके नतीजे में न सिर्फ तामीर में देर हुई बल्कि खर्च भी बढ़ता चला गया। अब जबकि फंड्स दोबारा जारी कर दिया गया है तो तामीरी काम एक मरतबा फिर रफ्तार पकड़ चुका है। मकामी रहने वाले लोग और ज़ायरीन दोनों इस बात पर उम्मीद का इजहार कर रहे हैं कि इस मरतबा ये प्रोजेक्ट बगैर किसी मज़ीद रुकावट के जल्द से जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। तो ये थी इस मामले की अभी तक की अपडेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, नमाज की पाबंदी कीजिए, कुरान की तिलावत कीजिए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।